तो जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो हम चैप्टर 4 है 12th केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर हो जाएगा। मैं चाहूँगा ये चैप्टर या 2 या 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो टाइम बचा है बहुत ही कम बचा है। आपके जो 24 फरवरी से पेपर हैं और आपका जनवरी आधा खत्म हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इन्हें श्रेणियों में, यानी जो डी ब्लॉक है उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है, वो भी आपको समझाएंगे। संक्रमण तत्व क्या होते हैं वो भी आपको समझाएंगे, और जो हमारी आवर्त सारणी है उसको भी आपसे ऊपरा ऊपरी समझा देंगे, क्योंकि जो आपको एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक ही पढ़ना है और एफ ब्लॉक और जो पी ब्लॉक है वो नहीं पढ़ना है। तो चलिए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आवर्त सारणी समझाते हैं। ठीक, आवर्त सारणी आपको हम बना के समझाते हैं, इसके बाद हम आपको फोटो लगा देंगे, आप उससे देख सकते हैं। तो आवर्त सारणी समझाते हैं आपको। ठीक, ये आपका एस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, चार। ठीक, और यहाँ से आपका जो हो जाएगा पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 जो होते हैं, 7 जो क्षैतिज कॉलम होते हैं, क्षैतिज वर्ग होते हैं, कॉलम सॉरी, और कॉलम ये होते हैं आपके स्तंभ। स्तंभ स्तंभ होते हैं आपके 18, यानी 1 2, और यहाँ पे इसमें होते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसमें एक्स्ट्रा बन गए 2। ठीक, ये होते हैं 10। और उसके बाद जो हमारा एफ ब्लॉक होता है उसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होती है। ठीक, इसमें 14 तत्व होते हैं एक श्रेणी में। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। ठीक, इसमें 14 तत्व आते हैं। तो इसमें ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला, ये हो जाएगा एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो इसमें 10 कॉलम आते हैं, यानी 10 जो स्तंभ आते हैं, वो होता है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ठीक, और यहाँ से जो यहाँ तक होता है वो हमारा पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक। ठीक, और जो नीचे जो हमारा दिया होता है 2 श्रेणी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक, एफ ब्लॉक। ठीक, अब इनमें टोटल जो तत्व कौन से कितने होते हैं, जो हमारे यानी एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में होते हैं हमारे 13 तत्व। ठीक, और पी ब्लॉक में होते हैं हमारे 37 तत्व। पी ब्लॉक में 37 होते हैं और डी ब्लॉक में होते हैं हमारे 40 तत्व। ठीक, और एफ ब्लॉक में होते हैं 28, यानी 1 में 14, 2 में 28 हो जाएंगे। तो सभी मिलकर ये होते हैं 118 तत्व। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आपके मोजले वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ठीक, तो पहले परमाणु भार के हिसाब से थी, वो फेल हो गई थी। तो नई जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो मोजले वैज्ञानिक नामक ने दी थी। तो उसमें केवल 118 तत्वों की खोज हुई है, वो उसमें रख दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा किसकी दी गई है, डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे जो स्कैंडियम आएगा, स्कैंडियम 21 बार,
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में जो डी पे उपकोष पे खत्म होगा तो वो डी ब्लॉक में आएगा। इसीलिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का तो वो हमेशा डी पर ही खत्म होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको आगे समझाऊंगा। ठीक, अब देखते हैं एफ ब्लॉक की जो परिभाषा देख लेते हैं। एफ ब्लॉक यानी वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, यानी जो एफ ब्लॉक का ये तत्व हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो एफ ब्लॉक पर ही खत्म होंगे। अब देखते हैं यानी डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है 3D श्रेणी, यानी इसे हम बोलेंगे यहाँ से स्कैंडियम 21 से Zn 30 तक जाएगी, इन्हें बोलते हैं 3D श्रेणी। ठीक, 3D श्रेणी यानी जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D पर खत्म होगा। ठीक, अब देखते हैं अब है नेक्स्ट 4D श्रेणी। तो इसके बाद जो ये वाली शुरू होगी 4D श्रेणी जिससे एक्ट्रियम यानी 39 परमाणु क्रमांक से 48 कैडमियम 48 तक जाएगा। ठीक, उसके बाद है 5D श्रेणी। तो 5D श्रेणी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। 5D श्रेणी जो हमारा लैक्टियम 57 से अब देखिए 57 के बाद 72 आ रहा है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से 57 है, उसके बाद 72 आ रहा है। तो 72 कैसे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 72 आ जाएगा। 57 के बाद 58 यहाँ से जो लेंथेनॉइड श्रेणी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ से 58 से ये जाता है 71 तक, 71 तक जाता है। 71 के बाद 72 यहाँ पर आता है, ये डी ब्लॉक में आता है। और ये 58 से 71 तक ये एफ ब्लॉक में आता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट 6D श्रेणी। 6D श्रेणी यहाँ से देखिए AC यानी एक्टिनियम 89 यहाँ से होगा 89 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 104, यहाँ पे अब 104 होगा। यहाँ पे 104 जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा, क्योंकि यहाँ से जो 89 है 89 फिर यहाँ से 19 से शुरू होता है, ये इसमें 103 तक जाता है। 103 तक जाता है। उसके बाद यहाँ से 104 से शुरू होता है, 104 से 112 तक जाता है। इसमें 104 से 112 तक जाता है, यानी जो Cn है यहाँ पर परमाणु क्रमांक Cn 112 तक यहाँ पे जाएगा। ठीक, आपको देखिए डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की परिभाषा आ गई और डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 4 श्रेणी आपको हमने यहाँ पे फिगर से समझा दी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और किताबी परिभाषा से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे वे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे आवर्त सारणी है। ठीक, ये आपकी आवर्त सारणी है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये डी ब्लॉक। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मान लें ऐसे ही बना रहे हैं, ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ये हो जाएगा एस ब्लॉक। तो यानी ये बीच में जो तत्व आ रहे हैं हमारे डी ब्लॉक के, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण का मतलब ही है घेराव। आपने जब जैसे सुना ही होगा, जब आप किसी रोग से संक्रमित हो जाते हैं तो मतलब वो घिर जाते हैं, तो उन्हें संक्रमण हो जाता है। किसी जैसे जुकाम हो जाता है तो वायरस के संक्रमण में आ जाते हैं, तो संक्रमण में आ जाते हैं, घिर जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा डी ब्लॉक है वो इधर से एस ब्लॉक इधर से पी ब्लॉक से घिरा हुआ है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। यह परिभाषा आप खुद से बनाएंगे। वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप समझ लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले 4D यानी 3D श्रेणी के करते हैं, आप वहीं से समझ लेंगे। 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 3D श्रेणी देखिए कहाँ से शुरू होता है, स्कैंडियम 21 से।
स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम 22, उसके बाद वेनेडियम 23, उसके बाद क्रोमियम 24, उसके बाद आता है मैग्नीज 25, उसके बाद आता है आयरन यानी Fe 26, ठीक। फिर आता है कोबाल्ट 27, ठीक। फिर आता है निकेल यानी 28, फिर आता है कॉपर 29, फिर आता है Zn 30, ठीक। ये 3D श्रेणी आपकी पूरी हो गई, ठीक। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अहमबॉब नियम के अनुसार। तो देखिए, किसी भी तत्व में मैक्सिमम कितनी 7 कक्षाएं होती हैं, यानी वो 7 ऑर्बिटल में घूम सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल में घूम सकता है। देखिए ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं? मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, ठीक। केंद्रक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं 7 कक्षाओं में, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। जैसे ये हमारा नाभिक हो गया, केंद्रक 1 2 3, ऐसे ही 7 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। मैक्सिमम कितनी 7 कक्षाएं होती हैं, ठीक। तो 7 कक्षाओं से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाते हैं, ठीक। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब पहले पर S शुरू करेंगे यानी S, फिर यहाँ से SP, फिर SP D, फिर यहाँ से SP D F, फिर यहाँ से SP D, फिर यहाँ से SP, फिर यहाँ से F, ठीक। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लगा देंगे, 2 है तो दोनों में 2 लगा देंगे, 3 है तो सब में 3 3 यहाँ पर लगा देंगे, 4 है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, ठीक। 5 है तो सब में 5 लगा देंगे, और यहाँ से 6 है तो सब में 6 लगा दें। यहाँ से 7 है, 7 यानी 7s पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और p में 6 भरेंगे, ठीक। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और p में 6, उसके बाद d में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक। और f में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे मैक्सिमम। तो s पर कितने भर सकते हैं? 2, तो सब पे 2 लगाएंगे, ठीक। और p में कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें 6 लगा देंगे, ठीक। अब जो d है हमारा, d में मैक्सिमम 10 जाएंगे, तो 10 ऊपर लिख देंगे, और f में यानी 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक। अब देख लीजिए अहमबॉब का नियम क्या कहता है। अहमबॉब का नियम कहते हैं, उसको पहले हम ऐसे काटते हैं, ऐसे जाएगा, ठीक, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्कैंडियम 21 है, इस पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे देखिए 1s2 2s2, देखिए यहाँ से शुरू कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से डॉट डॉट करके पीछे से जाएगा इसका, यहाँ से फिर यहाँ से पीछे से, ठीक। फिर ऐसे यहाँ से पीछे से, यानी जो यहाँ से शुरू होगा उसके बाद ऐसा घूमता हुआ जाएगा, वो अहमबॉब ने बताया था, ठीक। अब इसका करते हैं 1s2 के बाद खत्म हो गया, उसके बाद 2s2 आ गया, 2s के बाद 2p6 आएगा, ठीक। 1s2 2s2 फिर 2p6, 2p6 के बाद क्या आ रहा है? 3s2 के बाद क्या आएगा? 3p6 आएगा, 3p6 के बाद 4s2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इन्हें गिन सकते हैं। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 4, देखिए 4s2
2 के बाद यहाँ से पीछे से घूम के जाएगा। अब ये D पर आ गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा 3D। अब देखिए पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। अब हमें 21 करना है, तो 3D 1 हो जाएगा, 3D 1 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पर पहुँच रहा है ये 3D 10 पर, 3D 10 पर पहुँच रहा है, क्योंकि हमें 21 बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 हो गए हैं। अब D में मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत केवल 1 की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3D 1। ठीक है, ये आपको समझ में आना जरूर चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम 10 होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 1 से 10 तक तो भर सकते हैं ना इसमें, तो हम केवल 1 भरेंगे इसमें। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे 22 का निकालेंगे। अब 22 का यहाँ से समझ लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सेम ही हो जाएगा। जैसे यहाँ से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D। अब यहाँ पे 21 करने के लिए यहाँ पे 1 रखा था, अब 22 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम 21 करेंगे तो D पर 1 लगाएंगे और 22 करेंगे तो D पर 2 इलेक्ट्रॉन हम चढ़ा देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसका 23 का आप निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 4s2 और 3D 3। 23 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रख देंगे, और 24 करेंगे तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, 4 संख्या बड़ी है, 3 छोटी है, तो 3 को हम आगे रखेंगे। कैसे, देखिए अब 24 का लिखते हैं हम। 24 का लिखेंगे तो हम यहाँ पे 3D 4, 4s2 ऐसे लिखेंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे। इसका एक कॉमन सूत्र भी होता है, जो 3D श्रेणी यानी D ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास का सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे सूत्र क्या बनता है, ND 1 से लेकर 10 तक, फिर NS 1 से लेकर 2 तक। ये जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। तो ऐसे ही देखिए N की जगह पे 3 आ जाएगा, और जो D है D की जगह पे D, और यहाँ से 1 से 10 तक चलना है, तो 1 से 10 तक हम यहाँ पे 4 चल गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए N की जगह पे तो यहाँ पे 4 आ गया है, लेकिन S की जगह पे तो हमने S रख दिया, नहीं S ब्लॉक है, और 1 से 2 तक चलना है तो हम 2 पर चल गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये 24 क्रोमियम ये हमारा अपवाद है। कैसे, देखिए जो D ब्लॉक होता है D0, D5, D10, इन पर अधिक स्थायी होता है। अगर ये D ब्लॉक है, अर्धभरित हो या बिल्कुल खाली हो या पूर्ण भरित हो, तो अधिक स्थायी होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए D4 है, तो अर्धभरित होने में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत पड़ने वाली है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे उधार लेगा S ब्लॉक से। ये बाहर वाली कक्षा होती है, बाहर वाली कक्षा ही तो पहले खाली करते हैं, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 3D5 और 4s1। तो ये आपका सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जो क्रोमियम लिखा है 24 ये अपवाद है, और हमारा कॉपर भी हमारा अपवाद है। ठीक, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आगे करते हैं। आपने ये समझ लिया क्यों D0, D5 और D10 इन पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी तत्व होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो आप इनका डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे 3D5, 4s2। ठीक, और यहाँ से 3D6, 4s2 हो जाएगा। इसका 3D7, 4s2, इसी का 3D8, 4s2। अब इसका 3D9, 4s2। अब देखिए यहाँ पे 3D9 आ गया है। इसको पूर्ण भरित होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये यानी S ब्लॉक से, S उपकोष से उधार लेगा। तो कैसे आपका पूर्ण भरित करेगा,
यहाँ पर पूर्ण भरित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे उधार लेगा। 3d10, 4s1, इससे 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से Zn का करते हैं तो Zn आपका पूर्ण भरित है, यहाँ से 3d10, 4s2 हो जाएगा। ठीक, ये आपने पूरा समझ लिया। अब देखिए संक्रमण तत्व कैसे समझाते हैं वो आपको देखना है। संक्रमण तत्व कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपने समझ लिया, तो इसे हम करते हैं साफ। देखिए आपको समझाते हैं संक्रमण तत्व की परिभाषा। इसमें क्या है, वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम बनाते हैं डी कक्षक। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। तो 10 के हम 5 गोले बनाएंगे, 5 बक्स बनाएंगे, 2, 3 और 4, 5 हो गए। अब देखना जो स्कैंडियम 21 है उसके लास्ट कक्षक डी में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हमारा अयुग्मित हो गया। अयुग्मित हो गया तो ये हमारा संक्रमण तत्व हो गया 21। अब इसका जो अपवाद है, कौन कौन से तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में देखिए पहला एक है जिंक 30 हमारा संक्रमण तत्व नहीं है। कैसे, देखिए आपको समझाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब देखिए इनका उपकोष भरेंगे। डी के लास्ट यानी अंतिम डी कक्ष में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, यानी ये जो डी उपकोष है पूरा भरा हुआ है। तो इसको हम भरेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं होगा। संक्रमण तत्व नहीं होगा, क्यों, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हमारा संक्रमण तत्व नहीं होगा। क्योंकि जो संक्रमण तत्व की परिभाषा ही है, वे तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो हमारा Zn है वो संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक, ऐसे ही 4D श्रेणी में और 5D श्रेणी में जो तत्व आएंगे वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे, वो आपको आगे समझा दिया जाएगा। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आप 1-2 और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं मैग्नीज संक्रमण तत्व है या नहीं वो आपको समझाते हैं। मैग्नीज का 25 है। ठीक, अब मैग्नीज का हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, D5 है। लास्ट के डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी ये अर्धभरित है। तो इसका उपकोष भरेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5, तो ये हमारा संक्रमण तत्व हो जाएगा। क्या है, मैग्नीज हमारा संक्रमण तत्व बन जाएगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो ये संक्रमण है। लेकिन जो हमारा जिंक है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, उसका जो अंतिम डी कक्षक है वो पूर्ण भरित है, इसलिए वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। और जो हमारा मैग्नीज है उसमें अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो हमारा संक्रमण तत्व हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने आज का इस वीडियो छोटा बनाया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।